सन 1947 शायद ही कोई दूसरा साल भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा हो। ये वही साल था जब बरसों से हो रहे जुल्म से आखिरकार आजाद होकर भारत अपने भविष्य की कहानी लिखने वाला था। आइए ले चलते हैं आपको एक सफर पर। और सफर की मंजिल है 1947 का वो साल। दोस्तों, अगर 1947 की कल्पना करनी है तो भारत के गांव से शुरुआत करनी होगी। जैसा कि गांधी जी कहा करते थे, यहाँ का ज्यादातर जनजीवन खेतीबाड़ी और पशुपालन से अपना रोजगार कमाता था। ये लोग सादी धोती और औरतें साड़ियां पहनती थी। अभी भारत आजाद नहीं था। यहाँ पर बेहद ही गरीबी का माहौल था। बिजली तो थी ही नहीं, कभी कभी सूखा पड़ जाने से भुखमरी भी छा जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन भी तेजी पर था। गांव में कोई परेशानी आने पर लोग कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता खोजते, शायद वो गांधी तक उनका ये संदेश पहुंचा दे। गांधी लोगों के लिए लीडर ना होकर संत थे। आजादी बस आने ही वाली थी। एक अलग उत्सुकता थी यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि आजादी का मतलब क्या है। किसी के लिए आजादी का मतलब होता कर माफी, किसी के लिए सूखे से बर्बाद हुई फसल का भुगतान, गद्दी पर अंग्रेज बैठे या नेहरू। ऐसे सवालों पर गांव के इक्का दुक्का लोग ही पेड़ के नीचे गहरा चिंतन करते हुए पाए जाते थे। गांव के गांव जाति आधारों पर बटे हुए थे। सबके अलग मोहल्ले थे। काम ना हो तो कोई दूसरे मोहल्ले में नहीं जाता था। जाति व्यवस्था की मार के नीचे दलित परिवार पिसते थे। दलितों के हित की राजनीति करने वाले देश में दो प्रमुख नेता थे, डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी। अंबेडकर हमेशा इस बात पर गांधी से चिढ़ते रहे कि वो जातिवाद का समर्थन भी करते थे और दलितों का नेता होने का दावा भी। ये मतभेद इतने ज्यादा थे कि सार्वजनिक रूप से वो उस वक्त का सबसे बड़ा राजनीतिक बिग बॉस था। शहरों की तरफ रुख किया जाए तो यहाँ एक नया भारत था, एक विपरीत और एक उलट भारत। लोगों में बेहद राजनीतिक चेतना थी। साथ ही ज्यादातर शहरी भारतीयों की अंग्रेजों से अच्छी दोस्ती थी। भारतीय उद्योगपति और अंग्रेज कई बार तो साथ में उठते बैठते थे। और इस बात का पंडित नेहरू से बड़ा उदाहरण और कौन होगा, जिनकी विश्व के कितने नेताओं और राजनीतिज्ञों से दोस्ती थी। विलायत से पढ़कर आए नेहरू को कई बार गांधी आधा अंग्रेज कहने से भी नहीं कतराते थे। और यहाँ के लोग ज्यादातर या तो बिजनेसमैन थे या डॉक्टर, लॉयर इत्यादि। गुलाम रहे भारत की ऑफिशियल करेंसी रुपया या रुपए थी और इस पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर लगी होती थी। आपको इंटरनेट पर कई बार ये गलत जानकारी भी मिल सकती है कि उस वक्त $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। हम आपको बता दें ये बात सही नहीं है। 1947 में $1 की कीमत ₹3.30 आंकी जाती थी, पर निश्चित तौर पर रुपए की हालत अब के मुकाबले बेहतर थी। पेट्रोल उस वक्त आपको 41 पैसे प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध था और 1 किलो सोने की कीमत 103 रुपए थी। ये वो दौर था जब भारतवासियों की सालाना आय 200 से 250 रुपए से अधिक नहीं थी। उस वक्त का राजनीतिक लेखा झोंका देखा जाए तो प्रांतों में इलेक्शन हुआ करते थे और कांग्रेस से लेकर मुस्लिम लीग सभी इलेक्शन लड़ते थे। ज्यादातर देश का हिस्सा कांग्रेस के पास था और मुस्लिम लीग की भी देश के कुछ हिस्सों में अच्छी पकड़ थी। मुस्लिम लीग के जिद पकड़कर बैठ जाने पर आखिरकार ब्रिटिश सरकार को भारत के विभाजन का फैसला लेना ही पड़ा। गांधी इस फैसले के विरुद्ध अनशन पर बैठ गए, लेकिन बढ़ती पाकिस्तान की मांग को देख उन्हें भी जून आने तक ये फैसला स्वीकार करना पड़ा। माउंटबेटन ने शुरुआती वक्त में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के बंटवारे की शुरुआती कार्रवाई पूरी की। माउंटबेटन ने उसी साल 2 बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने प्रस्ताव रखा कि वो बंगाल का विभाजन न करके उसकी जगह जम्मू और कश्मीर को दोनों देशों के बीच में बांट ले। इस बात पर पहले कश्मीर के राजा हरि सिंह और बाद में कश्मीरी पंडित होने के नाते नेहरू अड़े रहे। 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ भारत आए और रेडक्लिफ को भारत के विभाजन की जिम्मेदारी देकर यहाँ भेजा गया था। रेडक्लिफ को इस काम के लिए 5 हफ्तों का वक्त दिया था। नतीजतन भारत पाकिस्तान की सीमा, जिसे रेडक्लिफ लाइन भी कहते हैं, कितने ही लोगों के घरों और खेतों में से होकर गुजरी। बंटवारे का हाल कुछ यूं था कि किसी का घर हिंदुस्तान में आ गया और खेत पाकिस्तान में रह गया। फिरोजपुर जैसे इलाके में आज भी ऐसा है कि कई लोगों के खेत सीमा के पार इतने नजदीक हैं कि उनकी खेती के लिए आज भी बॉर्डर खोल दिए जाते हैं। बंटवारे ने इंसान को हैवान होते देखा। औरतों की इज्जत लूटी गई, आदमियों को जलाया गया और बच्चों को मां के पेट में ही मार दिया गया।
अरुंधति रॉय अपने किताब में इस बंटवारे की टिप्पणी करते हुए कहती है कि इस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया कि कसाई जो बकरे की दो टांगों के बीच से अलग करता है वो भी उसके सामने ज्यादा संवेदनशील दिखाई पड़ता है। 1947 में इसी साल एक और राजनीतिक घटना हुई। फरवरी के महीने में 12 तारीख को पंजाब के मोगा में जरनैल सिंह बराड़ का जन्म हुआ। ये वही जरनैल सिंह बराड़ था जो आगे जाकर संत जरनैल सिंह भिंडरावाला हो गया। कुछ के लिए संत, कुछ के लिए आतंकवादी, पर भिंडरावाले का वक्त आने में अभी देर थी। फिलहाल तो पंजाब अपनी बाकी समस्याओं का निपटारा करने में व्यस्त था। दरअसल 1947 में जब तक आधिकारिक तौर पर रेडक्लिफ ने लकीर नहीं खींची थी तब तक कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान कहां बनेगा। अचानक से हुई घोषणाओं ने सभी को दो वर्गों में बांट दिया और दंगे भड़क गए। लाखों जाने गई, कटी लाशों को लाती ट्रेनें आम होने लगी थी और दोनों तरफ एक गम पसरा था। इसी आजादी पर इस वक्त के शायर फैज अहमद फैज ने भी कहा है, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसके आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएंगी कहीं न कहीं। खैर, कुछ को आजादी मिली और कुछ पर आजादी टूट पड़ी, पर अब देश आजाद था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अब वक्त था इस देश को बिखरने से बचाने का। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जान से भारत की सभी रियासतों को एक करने में लगे थे और परिणाम स्वरूप आज जो भारत आप देखते हैं वो पूरा भारत पटेल ने अपने दम पर एक कर दिया। हैदराबाद और जूनागढ़ को मिलाने के बाद पाकिस्तान की नीयत खराब हो गई और पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करके जंग का ऐलान कर दिया। कश्मीर उस वक्त ये तय ही कर रहा था कि वो किसके साथ जाए और पाकिस्तान के इस हमले ने यह फैसला लेना और आसान बना दिया और राजा ने इसी साल कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। जंग अभी जारी थी और पाकिस्तान आखिरकार कश्मीर का कुछ हिस्सा जबरदस्ती छीनने में कामयाब रहा। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली हरकत थी क्योंकि अभी तक पाकिस्तान भारत पर ही निर्भर था। पाकिस्तान के पास अभी अपने यहाँ नोट छापने तक की हैसियत नहीं थी, जिस वजह से वहां के सभी करेंसी नोट भी भारत में ही छुपा करते थे। खैर, इसी साल के बंटवारे की बात करें तो पाकिस्तान का ये दोहरा चेहरा कई बार सामने आया। जब अम्बेडकर 1946 में चुनाव हार गए तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से बंगाल इलेक्शन में सीट दी थी, जिस कारण वो आगे जाकर कांग्रेस की सरकार में भी कानून मंत्री बन पाए। इसी तरह अम्बेडकर के ही जोड़ीदार रहे जोगिंदर नाथ मंडल को भी जिन्ना ने पाकिस्तान सरकार में कानून मंत्री बनाया। जी हाँ, इसका ये मतलब हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पहले कानून मंत्री दलित और पिछड़े वर्ग से थे। पर जहां जिन्ना का पिछड़े वर्ग को आगे करने में ये प्रयास दिखता है, वहीं दूसरी ओर विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार की इन्हीं दलितों के साथ की गई शर्मनाक घटनाओं के उदाहरण भी दिखते हैं। जैसे कि जब हिंदू और सिख आबादी पाकिस्तान से जाने लगी तब जिन्ना ने दलितों को पाकिस्तान से जाने नहीं दिया। इस्लाम के आधार पर बना पाकिस्तान भी जाति व्यवस्था को अचानक मानने लगा था। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। खैर, 1947 का साल बीता और दोनों देश अपनी अपनी राह पर आगे बढ़े। आज एक वो देश है जो मंगल पर पहुंच गया, एक वो देश है जिसे तारों के नीचे से बॉर्डर क्रॉस करना तो आता है पर अंतरिक्ष में उड़ना नहीं। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हम आपको आज कुछ नया बता पाए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।